नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं हिंदी की आरोहों के पद्य भाग के तीसरे पाठ कुंवर नारायण की दो कविताओं में से आज हम पहली कविता के बहाने को पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा लेखक परिचय जान लेते हैं। कुंवर नारायण इसके लेखक हैं, कवि हैं। जन्म इनका 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं इनकी चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजय इनका प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें एक के चरित्र को लेकर के पूरी व्याख्या की जाती है। ये बड़ी कविताओं का संग्रह होता है, पूरा काव्य होता है। जिस तरह से आप प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य हैं। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार इनके सामान्य हैं। प्रमुख पुरस्कार इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। जिन पंक्तियों को मैंने पीले कलर से बोल्ड किया है वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनकी प्रमुख पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखीं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। अर्थात उन्होंने लिखा कई तरह का, परंतु उनकी प्राथमिकता हमेशा कविता रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। अर्थात जिस जमाने में लंबी कविताएं चलने लगी तो उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि वो भी लिख सकते हैं। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी है और उनका सहज सौंदर्य भी। अर्थात लिखते हैं तो उसमें सच्चाई भी आती है और सुंदरता भी आती है। सीधी घोषणाएं अपने और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के 20 शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं, मतलब नगर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को महसूस करते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, अर्थात वो व्याख्या पर विश्वास नहीं करते, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन की आलोड़न के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब इस पाठ में दो कविताएं हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जिसको आज हम इस भाग में पढ़ेंगे, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है कि कविता बचेगी या नहीं बचेगी। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावना को टटोलने का एक अवसर देती है। अर्थात ये बताती है कि कविताओं का अपार संभावना है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक चलती है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, फूल के खिलने की भी एक सीमा है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। तो बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी उसी तरह से बच्चे के खेल के समान ही होती है। और इस शब्दों के खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मकता ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। अर्थात ये है कि जिस तरह से चिड़िया की एक उड़ने की सीमा है, एक उसकी कैपेसिटी, एक क्षमता है, उससे ज़्यादा वो नहीं उड़ सकती। फूल की भी एक खिलने का समय है, एक निश्चित अवधि तक ही वो खिलता है, उसके बाद वो अपनी खुशबू नहीं फैला सकता। लेकिन बच्चे
में रचनात्मक ऊर्जा होती है वो कहीं भी जा सकता है खेलने के लिए, वो नहीं समझता कि ये मेरा या पराये का घर है। इसी तरह से कविता है। ये दूसरी कविता के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तो पहले आज हम पहली कविता को पढ़ते हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही अर्थ को लिए हुए ये एक कविता है, आपको पढ़ करके आनंद आएगा। मुक्त छंद में कविता है। एक बार पहले इसका छंद आप देखें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने कविता एक उड़ान है। लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान होती है। मतलब जिस तरह से मतलब एक लक्ष्य को लेकर चलती है, लेकिन चिड़िया के बहाने, कहते हैं अगर वो चिड़िया के बहाने से इसको बताना चाहेंगे चिड़ की कविता क्या है, तो कहते कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कहते लेकिन जब तुलना की जाए चिड़िया की उड़ान की और कविता की उड़ान की, तो कहते चिड़िया कविता की उड़ान तक पहुंच ही नहीं सकती। क्यों? बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कहते चिड़िया तो एक सीमित क्षमता तक ही उड़ सकती है, लेकिन वो ये नहीं जान सकती कि कहीं भी बाहर चली जाए या भीतर चली जाए या इस घर चली जाए या उस घर चली जाए। इस तरह कविता की तरह से चिड़िया निर्द्वंद भाव से और असीमित भाव से या सर्वत्र गति नहीं कर सकती। तो इस पहले पद्यांश में ये बताया गया है कि कविता की जो गति है, कविता की जो पहुँच है वो सब जगह है, पर चिड़िया की जो पहुँच है वो सब जगह नहीं है, वो एक निश्चित सीमा तक है। अर्थात चिड़िया कितना उड़ लेगी, 2, 4, 6, 8, 10 किलोमीटर, लेकिन कविता कितने भी किलोमीटर के बारे में अपनी विषय वस्तु बना सकती है। तो इस पद्यांश में ये निकला कि चिड़िया की उड़ान से भी बड़ी उड़ान कविता की उड़ान है। दूसरा देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। लेखक कवि कह रहे हैं कि कविता एक खिलना है, कविता खिलती है फूलों की तरीके से, लेकिन अगर हम फूलों के बहाने उसको हम याद करें, उसकी तुलना करें, तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो कहते फूल केवल अपने खिलने के बारे में जान सकता है, लेकिन कविता के खिलने को अगर वो समझेगा फूल तो नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि फूल के खिलने की एक सीमा है। वो कितने दिन खिलेगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। लेकिन कविता जो खिलती है, कविता का जो सौंदर्य होता है वो सदियों सदियों तक होता है। आप देखिए, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, या और भी आप किसी कविता को ले लीजिए, हम कौन थे क्या हो गए हैं, तो ये सब कविताएं क्या है, अमर्त्य हैं। ये सब कविताएं शाश्वत हैं, ये कभी भी मुरझाती नहीं है। तो कहते कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अर्थात फूल की खिलने की तुलना जब कविता से की जाएगी तो फूलों का खिलना कविता के खिलने से बहुत कम है, क्योंकि कविता का खिलना एक लंबे समय तक और शाश्वत रहता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अर्थात फूल की जो मुरझाना है वो केवल महकता है मुरझाने के साथ या मुरझाने तक, लेकिन ये जो कविताएं होती हैं वो बिना मुरझाए महकती हैं, और ये चीज़ फूल नहीं जान सकता। और उसकी महक बाहर भीतर इस घर उस घर सब जगह नहीं जा सकती। उसकी खुशबू की एक परिधि होती है, वो कितनी दूर तक अपनी खुशबू फैला लेगा, 2, 4, 6, 8, 10 किलोमीटर। लेकिन कविता की जो मुस्कुराहट है, कविता का जो रस है, कविता की जो खुशबू है, वो तो देश देशांतर तक जाती हैं, द्वीप द्वीपांतर तक जाती हैं। तो इसीलिए कविता जो खिलती है वो फूलों के खिलने से भी बड़ी है। तीसरा और अंतिम पद्यांश देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कहते कविता एक खेल है,
अगर हम बच्चों के खेल से इसकी तुलना करें तो कहते हैं जिस तरह से बच्चे बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जो जिस प्रकार से बच्चा अबोध होता है, उसको नहीं पता कौन मित्र है कौन दुश्मन है, कौन अपना है कौन पराया है, उसको जब खेल में आता है तो बाहर भीतर अपने घर दूसरे के घर सब घरों को एक कर देता है और उसको केवल एक खेल दिखता है, एक अपने अंदर एक रचनात्मक ऊर्जा दिखती है। तो कहते हैं, कवि कहते हैं हाँ, कविता एक खेल है और खेल के समान ही है। अर्थात जिस प्रकार से बच्चे पर खेल के समय कोई बंधन नहीं होता, उसी प्रकार से कविता को लिखते समय कोई बंधन नहीं होता। कविता की विषय वस्तु किसी भी देश से ली जा सकती है, किसी भी घर से ली जा सकती है, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी व्यक्ति से ली जा सकती है। तो अर्थ ये निकला, कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भी बड़ी है, कविता का खिलना फूलों के खिलने से भी बड़ा है, लेकिन कविता करना बच्चों के खेल के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी कविता और बड़ी सरल भाषा की कविता को समझ में आ गई होगी। जब इसके हम भाव सौंदर्य को देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि कविता की जो गति है अर्थात पहुँच है वो सब जगह है। दूसरे में बताया गया है कि कविता की खुशबू हमेशा रहती है अर्थात कविता कभी मुरझाती नहीं है। और तीसरे में बताया गया कि कविता बच्चों के खेल के समान है अर्थात बच्चों की तरह से कविता पर कोई बंधन नहीं है। और भाषा शैली में जब हम देखेंगे तो सरल और सहज खड़ी बोली है। प्रश्नालंकार है इसमें, जैसे चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, मानवीकरण अलंकार है इसमें, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार भी है। ये मुरझाए महकने में म और अंत्य अनुप्रास भी मिल ही रहा है, जैसे बहाने जाने, माने जाने, बहाने जाने, ये जो अंतिम शब्दों की जो तुक है वो अंत्य अनुप्रास है। और कविता में मुक्त छंद है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर इसको गा लें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। माने मतलब कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता एक उड़ान है, कविता एक उड़ान है, कविता एक उड़ान है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आई है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।